हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अगर आप भी यूपी से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, उत्तराखंड से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, एएमयू से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, या फिर आप उड़ीसा या फिर इंडिया के किसी भी ऐसे स्टेट से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो जहां पर आपके सिलेबस में, एंट्रेंस के सिलेबस में नर्सिंग एप्टीट्यूड नाम का एक सब्जेक्ट आता है, लेकिन वो सब्जेक्ट आपको बिल्कुल भी नहीं आता, तो घबराने की कोई बात नहीं है। मैं सिद्धार्थ आप सभी के लोगों के सामने एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सीरीज लेकर के आया हूं, जिसमें हम नर्सिंग एप्टीट्यूड को बहुत ही बेसिक, बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। मैं बता दूं, मैं पिछले 2 साल से नर्सिंग के बच्चों को पढ़ा रहा हूं और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे बहुत ही अच्छे अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। प्रूफ के लिए मैं दिखा दूं आपको कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे जो हैं, इंडिया के टॉप जो गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट में तो बहुत ज्यादा हैं और साथ ही साथ में प्राइवेट के तो वही प्राइवेट में ऐसे ही एडमिशन हो जाता है, उनमें तो ऑलरेडी भरे पड़े हैं। ठीक है, मैं सिर्फ बात करूंगा ऐसे बच्चों की जो सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है। यहाँ पे जितने बच्चे दिख रहे हैं, कोई ना कोई बढ़िया से बढ़िया मेडिकल कॉलेज में ही है। टॉप गवर्नमेंट के जितने बच्चे सब गवर्नमेंट में हैं। और मैं चाहता हूं कि आप हमसे मेंटरशिप ले, हमसे पढ़ाई करें और आप भी अपनी सीट को सिक्योर करें नेक्स्ट ईयर 2026 में बीएससी नर्सिंग के लिए। चाहे आप यूपी से हो, उत्तराखंड से हो, उड़ीसा से हो, या फिर आप एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो, अगर आपका भी नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है तो आप बेझिझक होकर के इस लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हो, सीरीज को कंप्लीटली देख सकते हो। मैं बता दूं, ये पहला लेक्चर है, डेमो लेक्चर। ये आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, हमारे ऐप में भी डेमो के नाम पे आपको ये मिल जाएगा। साथ ही साथ में अगर आपको अदर सब्जेक्ट्स नहीं चाहिए हैं, सिर्फ नर्सिंग एप्टीट्यूड ही चाहिए, तो नर्सिंग गुरुकुल के ऐप पे आपको 99 रुपीज में नर्सिंग एप्टीट्यूड की सीरीज मिल जाएगी। बाकी अगर आप चाहते हो तो आपको कंप्लीट मॉडल पेपर सभी सब्जेक्ट के, कंप्लीट टेस्ट सीरीज, कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यू सब कुछ मिले, तो आप हमारा अपना कोर्स के अकॉर्डिंग अपना कोर्स ले सकते हो। अगर जैसे अगर आप यूपी का है या फिर आप एएमयू के हो, तो उसके लिए अलग से बैच बने हो, आप उनको ले सकते हो, सबकी अलग अलग प्राइस है। ठीक है, साथ में अगर आपको सिर्फ वही नहीं कि आपको सिर्फ नर्सिंग एप्टीट्यूड ही पढ़ना है, तो आप 99 रुपीज में हमारे नर्सिंग गुरुकुल के ऐप से ले सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। चलो, सिंपल सी बात है। देखो मैं बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नर्सिंग एप्टीट्यूड से बहुत घबराए हैं। भैया नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्या होता है, क्या नहीं होता है? आप पढ़ा रहे हो, आपको नॉलेज होगी अच्छी खासी। सच बात है, मैं पढ़ा रहा हूँ पिछले 2 सालों से, मुझे पता है कि नर्सिंग एप्टीट्यूड में एग्जैक्ट एग्जाम में क्या आता है और आपको क्या पढ़ाया जाए कि आपका एग्जाम में पेपर निकल जाए। ठीक है, चलिए मैं बता दूं कि नर्सिंग एप्टीट्यूड कोई बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही छोटा, बहुत ही अच्छा सा सब्जेक्ट है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग से खेलोगे, इस सब्जेक्ट को आप बहुत ही आराम से, बहुत ही हल्के में क्लियर कर पाओगे। बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जितना मेहनत आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में कर रहे हो, उतना ही जोर आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड में तो नहीं देना पड़ेगा, थोड़ा कम ही देना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इतना इजी, इतने अच्छे वे में पढ़ाऊंगा कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ जाओगे, एक एक चीज पढ़ जाओगे। मैं बता दूं, नर्सिंग एप्टीट्यूड हमारा सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स हैं आप देख लो। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे चैप्टर हैं। जैसे कि यहाँ पे 11 ही चैप्टर मेंशन किए गए हैं, लेकिन एक दो चैप्टर ऐसे भी हैं जो इस बुक में मेंशन नहीं है। तो उन चैप्टर्स को भी हम ला करके जरूर कराएंगे, इन केस अगर मुझे लगता है उसकी नीड है तो। जैसे कि सबसे पहला चैप्टर है नर्सिंग प्रोफेशन इंडिया, यानी कि नर्सिंग का जो प्रोफेशन है इंडिया में वो कैसा है और क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, सेकेंड जो चैप्टर है ड्यूटीज ऑफ ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स। अगर आप एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स बन जाते हो, या फिर इंडिया में या फिर आउट ऑफ इंडिया भी कोई भी ऐसी नर्स है जो कि प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, तो उसकी क्या ड्यूटीज होंगी, क्या कर्तव्य होंगे, क्या उसके रोल मॉडल्स होंगे एक नर्सिंग कैंडिडेट के रूप में। अगला जो चैप्टर रहेगा ये हमें बताएगा कि अगर आप एक क्वालिफाइड नर्स हैं या फिर कोई भी क्वालिफाइड नर्स है, तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज यानी कि कौन कौन सी खूबियां होनी चाहिए, इनके बारे में हम बात करेंगे। अब नर्सिंग जो प्रोफेशन है इसमें क्या क्या स्कोप्स है, इनके बारे में चौथे चैप्टर में हम बात करेंगे। साथ में प्रोफेशनल इक्विटीज के बारे, अटायर्स के बारे में बात करेंगे। वेरियस इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ हॉस्पिटल्स के बारे में, वेरियस टाइप्स ऑफ मेडिकल स्पेशलिस्ट के बारे में बात करेंगे। कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में बात करेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट एड एंड कॉमन एलिमेंट्स के बारे में बात करने वाला, पर्सनल हाइजीन के बारे में। ये 11 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे लगातार हर साल एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन्हीं चैप्टर्स को मैं उठा करके लाया हूं इतनी बेहतरीन तरीके से कि आप बहुत ही आराम से पढ़ पाओगे, कर पाओगे और अपने एग्जाम को फोड़ पाओगे। ये हमारा पहला लेक्चर है। आप हमारे नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को जरूर डाउनलोड करना। मैं यकीन बता रहा हूँ कि आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड का एक भी क्वेश्चन सिंगल गलत नहीं जाएगा अगर आप हमसे पढ़ करके जाते हो, ये मेरी गारंटी है आपका। लेकिन शर्त बस इतनी है कि आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, जो चीज कह रहा हूँ वो करना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहला चैप्टर, आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है नर्सिंग प्रोफेशन इंडिया, मानवता की सेवा में वैज्ञानिक रूप।
यानी कि नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया, चैप्टर 1 नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया, ठीक है, नर्सिंग प्रोफेशन इंडिया, नर्सिंग प्रोफेशन इंडिया में क्या है कैसा है उसके बारे में बोला गया, ठीक है। चलो पहला चैप्टर यहाँ पे हिंदी में देख लेना, थोड़ा सा शायद चैप्टर नाम गड़बड़ हो सकता है, लेकिन आगे कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। सबसे बड़ी खास चीज क्या होने वाली पता, हमारी जितनी भी पीडीएफ, हमारे जितना भी कंटेंट होने वाला है इंग्लिश में तो है ही है, इंग्लिश और हिंदी दोनों इतनी आसान भाषा में लिखा है, इतनी आसान भाषा में इस बुक को मैंने डिजाइन किया है कि आप खुद से भी पढ़ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि पूरा वीडियो लेक्चर ना देखो, आप ई बुक डाउनलोड कर लो, ई बुक परचेज कर लो, वहां से पढ़ सकते हो। अगर आप वीडियो लेक्चर नहीं देखना चाहते हो तो हमारी ई बुक भी आपको नर्सिंग गुरुकुल के ऐप पे मिल जाएंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले इस चैप्टर में हम जानेंगे नर्सिंग प्रोफेशन इंडिया में जो है वो कैसा है क्या है। अब देखो बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे नर्सिंग को लेकर के डाउट्स रहते हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, अब चैप्टर स्टार्ट हो गया है, हर एक बात को ध्यान से सुनना। नर्सिंग का जो मतलब होता है ना, नर्सिंग का मतलब होता है केयर करना, केयर करना किसी की भी नहीं। अगर अगर हॉस्पिटल के मामले में बात की जा रही है तो नर्सिंग का मतलब होता है पेशेंट्स की टेक केयर करना, देखभाल करना। अब वह कैसे करते हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए आपके अंदर कि आप एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स बन पाओ, और कौन कौन सी ड्यूटीज आपकी होनी चाहिए एज अ प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स के बारे में, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हमें वन बाय वन करके पढ़ना है। अब सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि भैया कि नर्सिंग क्या होती है। जैसे कि इंट्रोडक्शन है यहाँ पे, और इंट्रोडक्शन में लिखा है व्हाट इज नर्सिंग, नर्सिंग क्या है। अब इस डेफिनेशन को मैं पढ़ाऊंगा और बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझाऊंगा। अब देखो यहाँ पे लिखा नर्सिंग का ऐसा पेशा है, नर्सिंग एक ऐसा पेशा है जिसमें विज्ञान और मानवता दोनों का अद्भुत संगम है, ठीक है। सिर्फ नर्स सिर्फ दवा नहीं देती, वह रोगी की देखभाल, उसके मानसिक सहयोग और स्वास्थ्य पुनः प्राप्ति में सबसे अहम भूमिका निभाती है। यानी कि इंट्रोडक्शन व्हाट इज नर्सिंग के बारे में कहा गया है कि नर्सिंग एक पेशा है, एक प्रोफेशन है जिसमें साइंस और मानवता यानी कि ह्यूमैनिटी को मिक्स करके एक प्रोफेशन बनाया गया है। क्योंकि देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे नर्सिंग को विज्ञान और मानवता का अद्भुत संगम इसलिए कहा गया है क्योंकि जो नर्स होती है उसके पास विज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण और अद्भुत जानकारी होती है, ठीक है। जानकारी होने के साथ साथ उसके अंदर मानवता नाम की बहुत बड़ी चीज होती है जो कि हर व्यक्ति में होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ सिर्फ नर्सेस के अंदर ही नहीं, हर व्यक्ति के अंदर मानवता नाम की जो चीज है वो होनी चाहिए, अगर आप इस धरती पर जीवन बहुत ही अच्छी तरीके से अपना और साथ वाले का गुजारना चाहते हैं। तो नर्सिंग ऐसा है, देखो अब यहाँ पे बोला गया नर्स सिर्फ दवा नहीं देती है, नर्स दवा देने के साथ साथ में और भी बहुत सारे काम करती है। जैसे कि वह रोगी की देखभाल करती है, उसको मानसिक रूप से सहयोग देती है। अगर आप मेंटली टॉर्चर्ड है, मेंटली प्रेशराइज्ड है, आपका एक्सीडेंट हुआ है या कुछ भी हुआ है, वो आपको सिक्योर होने में हेल्प करेगी। आपको लग रहा है कि आप परेशान हो रहे हो तो आपको वहां पर आपको थोड़ा सा सहानुभूति भी दी जाएगी कि भाई ऐसा नहीं, आप घबराए मत, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप किसी भी चीज से मत घबराएं। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो, हम और हमारा पूरा का पूरा स्टाफ, डॉक्टर्स नर्सेस का स्टाफ है, आपकी सेवा के लिए हमेशा हाजिर है, ठीक है। और स्वास्थ्य पुनः प्राप्ति में सबसे अहम भूमिका निभाती है, उस व्यक्ति को स्वास्थ्य होने, उस पेशेंट को स्वस्थ होने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। अब देखो यहाँ पे हमने पढ़ लिया नर्स क्या है, नर्स क्या है, नर्सिंग क्या है, नर्सिंग एक क्या है, कॉम्बिनेशन है, या फिर हम बोल सकते हैं संगम, यानी कॉम्बिनेशन ही बोलेंगे ना, जो कि विज्ञान और मानवता का है, ठीक है। आगे हम देखेंगे नर्सिंग का मूल उद्देश्य क्या है, यानी कि मेन पर्पज ऑफ नर्सिंग। अगर कोई व्यक्ति नर्सिंग कर रहा है, एक लड़की नर्सिंग का कोर्स कर रही है, एक लड़का नर्सिंग का कोर्स कर रहा है, उसका पर्पस क्या है भाई, पैसा कमाना तो है ही है, लेकिन नर्सेज का क्या उद्देश्य होता है कि वो नर्स ही क्यों बनती है और नर्स का बनने का कारण क्या रहता है। चलो यही देखते हैं। टू हेल्प इंडिविजुअल्स सिक और वेल in the performance of those activities contributing the health or its recovery that they would perform unit if they had necessary strength, will or knowledge। वर्जीनिया हेडनसन। देखो अब यहाँ पर कहा गया है, तो देखो नर्सेस का जो मेन उद्देश्य है, मूलभूत आधार है उनका, वो है लोगों की हेल्प करना। और कैसे लोगों की, जो कि सिक हैं यानी कि बीमार हैं और उनकी परफॉर्मेंस डाउन है। परफॉर्मेंस डाउन होने का मतलब है उनका हेल्थ सही नहीं है, उन लोगों की ट्रीटमेंट करना, उनका हेल्प करना, वो मेन पर्पस है किसका, नर्सेस का, ठीक है। इस पूरे पैराग्राफ में यही लिखा है, और ताकि जल्दी से जल्दी वो अपनी हेल्थ में रिकवरी पा सके, या मेन क्या है उनका उद्देश्य है, मेन उनका पर्पस है नर्सिस का, ठीक है।
अब अगला लिखा है यहाँ पे, यानी नर्स वही करती है जो व्यक्ति खुद करता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट और गहरी बात लिखी है, नर्सेज कुछ एक्स्ट्रा नहीं करती हैं, बस वही करती हैं जो एक व्यक्ति अपने लिए करता है अगर वह स्वस्थ होता है। अगर आप स्वस्थ होते हो तो क्या करते हो, खाना खाते हो, स्वस्थ होते हो तो टहलने जाते हो, स्वस्थ होते हो तो अपने आप को बीमार नहीं होने देते हो, अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो उस परेशानी को सॉल्व करते हो। सेम नर्सेज भी वही काम करते हैं कि अगर स्वस्थ होते तो क्या करोगे, अगर आप बीमार हो गए हैं तो आपकी बीमारी का इलाज करेंगे, अगर आपका हाथ टूट गया है तो उस हाथ को टूटे हुए से जोड़ने में मदद करेंगे, आपका हाथ कट गया है तो उस कटे हुए हाथ पर घाव लगा करके पट्टी बांधेंगे। यही मेन काम। अगर स्वस्थ होते हैं तो आप कर लेते ना, लेकिन आप स्वस्थ नहीं इसलिए नहीं कर पा रहे हो। ये मेन क्या है, पर्पजों में आता है। ठीक है, आगे लिखा है, एक नर्स की भूमिका केवल रोगी तक सीमित नहीं है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि नर्स की जो भूमिका है, ठीक है, रोल है, वह सिर्फ मरीजों तक सीमित नहीं है, उसके और भी काम है, और कौन कौन से वह देखते हैं, बल्कि पूरे समाज तक फैली होती है। नर्स स्वास्थ्य जागरूकता, रोग निवारण और सामुदायिक सेवा में सक्रिय रहती है। यही कारण है कि नर्सिंग को हेड ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम भी कहा जाता है। अब देखो, यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नर्सेस को हेड ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि नर्सेस सिर्फ हॉस्पिटल में रह करके लोगों का ट्रीटमेंट तो करती हैं, लेकिन इसके साथ साथ में घर घर जा करके वहां पर लोगों को पोलियो ड्रॉप्स, आपने देखा होगा जब आप बचपन में छोटे रहे होंगे तो आपको पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती थी, वह नर्सेज ही हुआ करती थी जो आपको पोलियो जा करके पिलाई जाती थी। वह सिर्फ एक हॉस्पिटल तक सीमित नहीं रहती हैं, वो हॉस्पिटल के बाहर भी निकल के जागरूकता का अभियान चलाते हैं और लोगों को जागरूक बनाते हैं कि आप कैसे अपने स्वास्थ्य को, अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। उसका जो मेन रोल है वो नर्सेस निभाती है। ठीक है, नर्स स्वास्थ्य जागरूकता, रोग निवारण, यानी कि रोगों से कैसे आप बच सकते हो, कोई बीमारी नहीं आई है, कोई बीमारी से कैसे आप बच सकते हो, उनके बारे में बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेशन करके लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाती है। यही रीजन रहता है कि हम नर्सेज को हेड ऑफ हेल्थ केयर कहते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि नर्सेज को हेड ऑफ हेल्थ केयर क्यों कहा जाता है, तो अगर आपके ऑप्शन में यही रहेगा कि भैया वह हॉस्पिटल से बाहर निकल के लोगों में अवेयरनेस फैलाती हैं कि वह बीमार कैसे ना पड़े, अगर वो बीमार हो गए तो क्योर कैसे हो, और कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि उनको बीमार होने से बचाएंगी, क्योर होने में जल्दी मदद करेंगी। इन एक्टिविटीज को फैलाना, इन एक्टिविटीज को बताना इनका मेन रोल होता है। इन्हीं की वजह से हेड ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम कहा जाता है इनके। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना। अब हम पढ़ेंगे कि हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग इन इंडिया। अब हम जानेंगे भारत में नर्सिंग का इतिहास और विकास, यानी कि जो नर्सेज हैं उनका हिस्ट्री क्या है, डेवलपमेंट नर्सिंग का कैसे हुआ हमारे इंडिया देश में। अब देखो, अब बहुत सारे टाइम का होते हैं कि जो ब्रिटिश काल था या ब्रिटिश के पहले, अभी मॉडर्न जो टेक्नोलॉजीज हैं, हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, अभी ब्रिटिश काल को पढ़ेंगे और अपने आप को पढ़ेंगे, अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में, मॉडर्न टाइम के बारे में। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग इंडिया में प्राचीन काल के बारे में। बिफोर ब्रिटिश पीरियड, प्राचीन काल, बिफोर ब्रिटिश पीरियड, यानी कि जब ब्रिटिश हमारे कंट्री में नहीं आए थे उनके पहले के बारे में कहा बताया जाएंगे। देखो, भारत में चिकित्सा और देखभाल की परंपरा बहुत पुरानी, ये चीज़ आप जानते होंगे कि इंडिया में जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो बहुत पुराना है। आयुर्वेदा आप जानते होंगे, आयुर्वेदा का आपने नाम सुना होगा, एक सबसे पुराना हेल्थ केयर सिस्टम है जो कि इंडिया में अवेलेबल बहुत सालों से था। अब यहाँ पे लिखा है कि चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथों में रोगी की देखभाल करने वाले व्यक्ति का उल्लेख मिलता है। यानी कि चरक संहिता एक बुक है, सुश्रुत संहिता भी बुक है, ग्रंथ है एक तरीके से, जिसमें मरीजों की देखभाल करने वाले व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है। अगर आप बीएमएस वाले किसी भी बच्चे को जानते होंगे, अपने किसी बड़े भाई बहन को, तो आप उनसे पूछना, उनके क्लासेस में चरक संहिता नाम से बुक्स भी पढ़ाई जाती है, जो ग्रंथ हैं वो पढ़ाए जाते हैं। सुश्रुत संहिता भी उनके क्लास में पढ़ाया जाता है हेल्थ केयर के बारे में, उसमें बहुत बढ़िया बुक्स हैं, वो वन ऑफ द बेस्ट बुक्स हैं। ठीक है, अब इन ग्रंथों में यह कहा गया है कि चिकित्सक, यानी कि जिसे हम वैद्य बोलते हैं, जो ग्रंथ थे कौन से, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो कि ब्रिटिश पीरियड के पहले का है। अब एग्जाम में आपसे बहुत सारे बुक्स के नाम दे देगा, बहुत सारी बोल देगा, तो आपको चरक संहिता और सुश्रुत संहिता को याद रखना पड़ेगा। नोट्स बनाओ, लिखते जाओ जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ। ठीक है,
अब कहा गया है कि इन ग्रंथों में जो चिकित्सक है, जिसे हम डॉक्टर आज बोलते हैं मॉडर्न टाइम में, लेकिन उस टाइम पे ब्रिटिश काल के टाइम के पहले उनको हम वैद्य बोला करते थे। अब एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश टाइम के पहले डॉक्टर्स को क्या बोला जाता था, ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जो लोगों की देखभाल करते थे उनको हम क्या बोलते थे, तो उनको वैद्य बोलते थे। आई थिंक ये बात सबको पता होगी, बचपन से हम लोग सीरियल में, टीवी में, आसपास कहीं ना कहीं इस चीज को जानते हैं, देखते हैं, समझते आए हैं। ठीक है, को एक अच्छे परिचारक, अटेंडेंट की सहायता अवश्य लेनी चाहिए, जो रोगी की आवश्यकता हो वो समझे और उसकी सेवा करे। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया है कि जो वैद्य होते थे, वैद्यों को भी एक असिस्टेंट की आवश्यकता पड़ती थी, जिसको परिचारक कहते हैं, जो कि मरीजों की क्या समस्या है उनको सुनता है और उनको अच्छे से एक्सप्लेन करता है, उनके वैद्य को। ये बात कही गई। प्राचीन भारतीय नर्सों को दासी या परिचारिका कहा जाता था। अब याद रखना, एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछा जाए कि प्राचीन समय में जो नर्सें होती थी उनको क्या कहा जाता था। याद रखना, प्राचीन समय में नर्सों को दासी या परिचारिका कहा जाता था। एग्जाम में आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट, एक एक लाइन क्लियर करते हुए मैं आपको चल रहा हूं और सारी की सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाता जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इसी तरीके से पूरी सीरीज को पढ़ना चाहते हो नर्सिंग एप्टीट्यूड के, नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को जरूर डाउनलोड करना, ताकि आप पूरी सीरीज को अच्छे से पढ़ पाओ और अपने एग्जाम में नर्सिंग एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे, अभी तक हमने पढ़ा था बिफोर ब्रिटिश पीरियड, अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न नर्सिंग इन कॉलोनियल पीरियड, यानी कि ब्रिटिश काल में आधुनिक नर्सिंग की जो शुरुआत हुई थी। हमने पहले ही पढ़ा कि ब्रिटिश काल के पहले जो नर्सिंग की थी हिस्ट्री, इतनी हिस्ट्री पढ़ाऊंगा जितनी आवश्यकता है, वो नहीं पढ़ाऊंगा जो आपको हिस्ट्री में जिसकी जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं है, वो जरा भी नहीं पढ़ूंगा। अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न नर्सिंग के बारे में, तब के बारे में जब ब्रिटिश रूल था। अब देखो, आधुनिक नर्सिंग की नींव भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पड़ी, यानी कि इस लाइन में कहा गया है हमारा जो मॉडर्न नर्सिंग सिस्टम है वह ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में पड़ी थी। ठीक है, अब याद रखना, ईयर 1867 में सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल दिल्ली में पहली बार भारतीय लड़कियों के लिए नर्सिंग प्रशिक्षण शुरू हुआ था। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, मैं इसे हैशटैग बोल के बोलना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अपनी कॉपी में जरूर नोट करना। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि किस ईयर में और कौन से हॉस्पिटल में पहली बार नर्सों को ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया गया था। प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग देना बच्चों, क्या देना, ट्रेनिंग देना। यानी कि भारत में कौन सा हॉस्पिटल है जिसमें सबसे पहली बार नर्सों को ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया गया था, उसका नाम क्या है और वह कहां पर स्थित है, और यह कब स्टार्ट किया गया था, इसके बारे में आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बारे में पूछे जाने की जो संभावनाएं रहती हैं बहुत ज्यादा रहती हैं, यह याद रखना। ठीक है, ट्रेनिंग कहां पर दी गई थी, न्यू दिल्ली में सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल में दी गई थी, 1867 में दी गई थी बच्चों। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। अब दूसरा बोला गया 1871 में मद्रास, यानी कि मद्रास पुराना नाम है, चेन्नई में पहला नर्सिंग स्कूल खोला गया था। अब देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रेनिंग कहां पर दी गई थी सबसे पहले, तो दिल्ली सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल में दी गई थी, लेकिन अगर पहले नर्सिंग कॉलेज की बात की जाए, पहले नर्सिंग स्कूल की बात की जाए, वह कहां पर ओपन किया गया था, वो चेन्नई यानी कि मद्रास में किया था। जस्ट इसके 4 साल बाद 1871 में, कहां पर, 1871 में ओपन किया था पहला नर्सिंग कॉलेज, जो कि चेन्नई यानी कि मद्रास में था। मद्रास पुराना नाम है और चेन्नई अभी का नया नाम है। ठीक है, अगला जो है पॉइंट ये कहता है 1890 से 1900 के बीच मिशनरी अस्पतालों में नर्सिंग प्रशिक्षण शुरू हुआ, जैसे मिशन हॉस्पिटल नागपुर और जनरल हॉस्पिटल कोलकाता। यहाँ पर कहा गया कि बहुत सारे हॉस्पिटल में जो मिशनरी हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें भी नर्सिंग का प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग है उनको स्टार्ट किया गया, कुछ जैसे कि मिशन हॉस्पिटल नागपुर में, जनरल हॉस्पिटल कोलकाता में। यह पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके जो ऊपर के 2 पॉइंट हैं कि पहला कॉलेज कहाँ पे खोला गया था, स्कूल कहाँ पे खोला गया था, तो सबसे पहले ट्रेनिंग कहाँ पर दी गई थी, ये दोनों क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाने की चांसेस हैं। अब अगला है, उस समय अधिकांश नर्सें ब्रिटिश या ईसाई मशीनरियों से प्रशिक्षित थी। अब यहाँ पर कहा गया है कि उस टाइम पे जो नर्सेज हुआ करती थी, या तो उनकी जो ट्रेनिंग है वो ब्रिटिश कॉल में ब्रिटिशर्स द्वारा दी गई थी, या फिर जो ईसाई थे यानी कि जो क्रिश्चियनिटी के लोग होते हैं उन लोगों ने उनको ट्रेन किया था। क्योंकि इनका जो डेवलप, हम इंडिया का पढ़ रहे हैं ना, इंडिया में जो डेवलपमेंट है, इंडिया में जो चीजें हैं वो बहुत देर से हुई हैं, लेकिन ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, यहाँ हम बात करें ऐसे कंट्री जहां पर क्रिश्चियंस रहते हैं, अमेरिका में
सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। वहां पर जो ये नर्सिंग का प्रोफेशन ऑलरेडी चल रहा था, वो वहां से आते हैं ब्रिटिशर्स और यहाँ पर उसको फैलाते हैं। पहले भी यहाँ पर असिस्टेंट हुआ करते थे, जिसे हम दासी या परिचारिका नाम से जानते हैं, लेकिन वो इतने हाईली ट्रेंड नहीं हुआ करते थे। उनकी एक अलग टेक्नोलॉजी थी। वह पढ़े लिखे किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में नहीं थे, उन्हें कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी, बस वो धीरे धीरे सीख सीख करके अपने आप को ट्रेंड कर लेते थे, ठीक है। लेकिन जब अंग्रेज आए, जो ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने कॉलेज ओपन किए। सबसे पहला कॉलेज ओपन किया चेन्नई में, उसके बाद अपनी ट्रेनिंग भी स्टार्ट की थी उन्होंने दिल्ली में, सबसे पहले सेंट स्टीफेंस कॉलेज में, हॉस्पिटल में, ठीक है। अब स्वतंत्रता के बाद अब हम नर्सिंग की हिस्ट्री पढ़ेंगे, नर्सिंग के बारे में जानेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट, यानी कि स्वतंत्रता के बाद जो नर्सिंग का डेवलपमेंट हुआ या जो हिस्ट्री रही है, उसके बारे में हम जानेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे भारत की स्वतंत्रता 1947 के बाद नर्सिंग शिक्षा और संगठनात्मक ढांचे में तेजी से विकास। यहाँ पे कहा गया कि 1947 के बाद इंडिया में जो नर्सिंग के प्रोफेशन है तेजी से विकास हुआ, और इस टाइम पर बहुत ही तेजी से ग्रोथ इस चीज की हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, आईएनसी का जो काउंसिल है, आईएनसी जिसे हम बोलते हैं, उसकी जो स्थापना है 1947 में हुई थी। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि आईएनसी की जो स्थापना है वह कब हुई थी बच्चों, तो 1947 में हुई थी, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जाने की जो इसके चांसेस है बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चले, अगले क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अगले पॉइंट पे चलेंगे। एक पॉइंट कहता है नर्सिंग शिक्षण में बीएससी नर्सिंग, जिसे हम बेसिक बोलते हैं, एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग शुरू किए। अगर पूछा जाए कि भारत में आजादी के बाद सबसे पहला कौन सा कोर्स था जो नर्सिंग के लिए स्टार्ट किया गया था, नर्सिंग के लिए दो कोर्स स्टार्ट किए गए थे, जो पहला था वो बेसिक था, और जो था पोस्ट बेसिक था। बेसिक के बाद जो आता है वो पोस्ट बेसिक होता है, यानी कि सबसे पहले आप बीएससी नर्सिंग कर सकते थे, उसके बाद आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते थे। दो प्रकार के कोर्सेज हुए थे, लेकिन ये कोर्सेज होना इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं जितना इंपॉर्टेंट है कि आईएनसी का जो संगठन है उसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। 1947 में हुई थी, इस बात को याद रखना। सरकारी व निजी नर्सिंग कॉलेजों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई, ठीक है। जब नर्सिंग के काउंसिल बन गया, नर्सिंग की कॉलेज खोले जाने लगे, तो सरकारी व निजी कॉलेजेस में नर्सों की संख्या क्या हुई, तेजी से बढ़ने लगी, ठीक है, अच्छी बात है। नर्सिंग को एक प्रोफेशनल डिसिप्लिन के रूप में मान्यता मिलने लगी। अब नर्सेज का क्या ना, पहले देखो जब इंडिया में आज़ादी नहीं मिली थी, या उसके पहले जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, तो नर्सिंग की कोई वैल्यू, कोई प्रोफेशन ऐसा नहीं माना जाता था, उन्हें लगता था बस ये है। लेकिन जब से हमें आज़ादी मिली, जब से रूल्स एंड रेगुलेशंस आए, जब से आईएनसी आया, उसने बहुत सारे रूल्स बनाए कि नर्सेस के रूल्स हैं, ये रोल्स हैं, ये ड्यूटीज़ हैं, तब से नर्सेस को प्रोफेशनल डिसिप्लिन में काउंट किया जाने लगा, नर्सिंग एक प्रोफेशनल कोर्स माना जाने लगा, ठीक है। आज भारत में नर्सिंग केवल अस्पतालों तक सीमित नहीं है, नर्सें समुदाय स्वास्थ्य, शिक्षण, शोध और प्रशासनिक पदों पर भी काम कर रही हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों यहाँ पर, जिसे बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझना है। एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, और इस बार भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। मैं कहूंगा इसे आप मार्क करके रख लेना और पढ़ना, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। रोल ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी और इनका क्या रोल था नर्सिंग की फील्ड में, ठीक है। इस चीज को आप मार्क करके रख लेना। फ्लोरेंस नाइटिंगेल 1820 से 910 में को मॉडर्न नर्सिंग की जननी कहा जाता है, समझे। 1820 1910 जो है इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है, इनको मॉडर्न नर्सिंग की जननी यानी कि मदर ऑफ नर्सिंग कहा जाता है। चीज को याद रखना। अब याद रखने वाली क्या बात है, इनका डेट ऑफ बर्थ डीओबी याद रखना है, क्या है 1880 है, 1820 है, और इनका डेट ऑफ डेथ है डीओडी जो है वो क्या है 1910। और इनको क्या कहा जाता था, मॉडर्न नर्सिंग की जननी, यानी कि मदर ऑफ द मॉडर्न नर्सिंग किसे कहा जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। उन्होंने नर्सिंग को सेवा से एक व्यवस्थित विज्ञान ऑर्गेनाइज प्रोफेशन में बदला, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, उन्होंने क्या किया, ये जो प्रोफेशन, ये नर्सिंग जो है ना, वो लोगों को लगता था नर्सिस का काम होता है सेवा करना, हमारी सेवा सत्कार करें, बस इतना ही उनका काम है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने इस नर्सिंग की अवसर को, नर्सिंग की सेवा को एक प्रोफेशनल कोर्स में, प्रोफेशनलिज्म में बदला, कि भाई एक प्रोफेशन है, वो सेवा करना हमारी ड्यूटी है, लेकिन वो एक प्रोफेशन में, प्रोफेशनल वे में रह करके,
ठीक है। अब सिरेमिन वॉर 1854-1856 तक चला है। अब इसके बारे में आपको नहीं जानना है, जान सकते हो, लेकिन कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की हिस्ट्री आपने जान ली, इनका डेट डीओ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मदर है, इस चीज को इंपॉर्टेंस देनी है, याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। युद्ध के दौरान उन्होंने सैनिकों की देखभाल के लिए अस्पतालों में स्वच्छता, वेंटिलेशन और पोषण की व्यवस्था की थी। अब देखो, क्राइमियन जो बार है 1854 से 1856 तक चला था, वहां पे बार है, युद्ध है, उसमें क्या होगा, सैनिक घायल होंगे, सैनिक जब घायल हुए तो उनकी देखभाल अस्पतालों में उन्होंने की, अस्पतालों की स्वच्छता उन्होंने रखी, वेंटिलेशन को बनाए रखा ताकि पेशेंट अच्छे से सांस ले पाए, और पोषण की व्यवस्था की, यानी कि खाने पीने की उनकी व्यवस्था की, किनकी की, सैनिकों की, जो कि पेशेंट बने हुए थे। और किसने किया था ये चीजों को, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किया था। परिणाम स्वरूप मृत्यु दर 42% से घटकर मात्र 2% रह गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए, यानी कि जो सैनिक घायल होते थे, जिनका डेथ रेशियो बहुत ज्यादा रहता था, 42 जो कि रहता था, इनकी वजह से, इनकी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की वजह से, इनकी जो ट्रीटमेंट की वजह से, देखभाल की वजह से, प्रोफेशनली नर्स होने की वजह से जो डेथ रेट है वो 42% से घट करके 2% रह गई। यानी कि जो लोग मर जाते थे वो मर नहीं रहे थे, बचने लगे थे, सिर्फ किसकी वजह से, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की वजह से। उन्हें सैनिक लेडी विद द लैम्प के नाम से पुकारा करते थे। अब याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि लेडी विद द लैम्प नाम से किस व्यक्ति को पुकारा जाता था, ठीक है, तो किसे पुकारा जाता था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का अदर नेम, या इनको इनको दूसरे नाम से, जिसका नाम लेडी विद द लैम्प नाम था, इनसे पुकारा जाने लगा था, क्योंकि वे रात में भी दीप लेकर वार्डों में मरीजों की देखभाल करती थी। और क्यों करती थी भाई, देखो क्या लेवल था इनका, डेडिकेशन का लेवल क्या था, कि रातों में भी दिया लेकर के सैनिकों को देखभाल करती थी, इस वजह से इनको लेडी विद द लैम्प बोला जाता था, ठीक है। अब इनके जो मेन कंट्रीब्यूशन हैं उनके बारे में हम जानेंगे, मुख्य योगदान क्या है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के, उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। अब इन्वायरमेंटल थ्योरी दी थी इन्होंने, यानी कि उन्होंने कहा कि रोगी के स्वस्थ होने में पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट बहुत अहम भूमिका निभाता है। क्या करता है, रोगी को स्वास्थ्य होने में एक स्वच्छ हवा बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि दिए गए पॉइंट में से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कि पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो फ्रेश एयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, याद रखना। फ्रेश एयर, ठीक है, शुद्ध पानी यानी क्लीन वाटर, उचित प्रकाश, प्रॉपर लाइट, स्वच्छता, क्लीननेस एंड शांति, क्वाइटनेस, यानी कि यहाँ पर जितने पॉइंट दिए गए हैं, चाहे वो फ्रेश एयर की बात की, क्लीन वाटर की बात की, प्रॉपर लाइट की बात की, क्लीनिनेस की बात की, शांति की बात की, ये जो है एनवायरमेंटल थ्योरी में आती हैं, और एक व्यक्ति को, एक मरीज को बहुत जल्दी ठीक होने में मदद करती हैं। और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गिवन पॉइंट्स, जो निम्न में से लिखित कौन सा पॉइंट है, कौन से ऑप्शंस हैं जो कि एक व्यक्ति को ठीक होने में बहुत जल्दी मदद कर सकते हैं। एक पॉइंट ऐसा होगा जो सही होगा और 3 गलत होंगे, मे भी हो सकता है कि आपको 3 ऑप्शन सही दिए जाए, 1 गलत दिया जाए, और पूछा जाए इनमें से निम्न में से कौन सा एनवायरमेंटल थ्योरी के पॉइंट है जिनकी मदद से पेशेंट ठीक नहीं हो सकता है। तो ये 4 पॉइंट्स रहेंगे, एक वही दूसरा पॉइंट रहेगा। तो इन पॉइंट्स को भैया बहुत ही अच्छे से लिख लो कि एनवायरमेंटल थ्योरी क्या है। एनवायरमेंटल थ्योरी यही कहती है कि भाई किसी पेशेंट को ठीक होने में एनवायरमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। और क्यों करता है, कैसे करता है, वो मैंने बता दिया, ठीक है। अब नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सेस, ठीक है, 1860 में सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन में स्थापित किया गया, ठीक है। अब देखो, नर्सिस की ट्रेनिंग देने के लिए लंदन में सेंट थॉमस हॉस्पिटल में नर्सिंग का कॉलेज ओपन किया गया, हॉस्पिटल में ट्रेनिंग देने के लिए। इससे प्रशिक्षित नर्सें पूरे विश्व में नर्सिंग का मानक बनी रही, यानी कि यहाँ से जिन लोगों ने ट्रेनिंग ली थी वह पूरे वर्ल्ड में नर्सिंग का एक सिंबल बन करके रह गई थी, कि वो मरते हुए लोगों को बचा पा रही थी, उनको क्योर कर पा रही थी, उनको अच्छा ट्रीटमेंट दे पा रही थी, उनकी जो बातें हैं वो पूरे वर्ल्ड में हो रही थी। अब नोट्स ऑन नर्सिंग बुक, यानी कि उन्होंने एक बुक भी लिखी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, ठीक है, नोट्स ऑन नर्सिंग नाम की। उन्होंने 1859 में प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, नोट्स ऑन नर्सिंग। याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने
कौन सी बुक लिखी थी? नोट्स ऑन नर्सिंग लिखी थी। इसमें नर्सिंग के मूल सिद्धांत यानी कि नर्सिस के जो मेन प्रिंसिपल हैं, रोगी की देखभाल के तरीके, साफ सफाई का महत्व बताया गया था। अब आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो नर्सिंग और नोट्स बुक थी उसमें किन चीजों पर प्रकाश डाला गया था, किन चीजों को बहुत ही ज्यादा हाईलाइट करके बताया गया था। तो भाई देखो क्या बताया गया, नर्सिंग के मूल सिद्धांत थे, जनरल प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग बताया गया था कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग क्या होता है, रोगी की देखभाल के जो तरीके हैं, कि मेथड्स कौन से हैं ताकि पेशेंट जल्दी से क्योर हो जाए, उनको बताया गया था। साफ सफाई यानी क्लीननेस का जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में इन्होंने इस बुक में बताया। तो आई थिंक इतनी सारी चीजें हमने भी पढ़ी और ये चीजें मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। अभी हमने क्या पढ़ लिया कि नर्सिंग प्रोफेशन इंडिया में जो है, नर्सिंग क्या है, नर्सिंग का उद्देश्य क्या है, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग क्या है, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट पढ़ा, ब्रिटिश काल के पहले का, ब्रिटिश काल का और ब्रिटिश काल के बाद का पढ़ लिया। अब रोल ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या था उसके बारे में भी हमने पढ़ा, उनके कंट्रीब्यूशन को पढ़ा। उनके कंट्रीब्यूशन क्या था, पहला कंट्रीब्यूशन था एनवायरमेंटल थ्योरी दी थी उन्होंने, नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सेज ओपन किए थे जो कि सबसे पहले लंदन में ओपन किया गया था, और उन्होंने एक बुक लिखी थी नोट्स ऑन नर्सिंग, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि नर्सिंग का इम्पैक्ट इंडिया में क्या पड़ा, यानी कि भारत पर नर्सिंग का क्या प्रभाव रहा। अब देखो उनके विचारों से प्रेरित होकर भारत भी प्रशिक्षण आधारित नर्सिंग शुरू हो गई। अब जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थे, उनके जो विचार थे, उनके जो व्यूज हैं, उनको सोच कर समझ कर इंडिया में भी उन्हीं के आधार पर, उन्हीं की चीजों को देखते, उन्हीं की बुक्स को पढ़ करके, उनको सुन करके, उनको जान करके भारत में भी, इंडिया में भी ट्रेनिंग और कॉलेजेस को ओपन किया जाने लगा। मिशनरी नर्सिंग स्कूलों में नाइटिंगेल को मॉडल अपनाया गया है, यानी कि ऐसे कॉलेजेस जो नर्सिंग प्रोफेशन को आगे बढ़ाना चाहते थे, नर्सेस को आगे लाना चाहते थे, उन्होंने नाइटिंगेल को अपना रोल मॉडल बनाया, उनको बताया कि भाई ये पहली थी, इन्होंने ऐसा किया, ये किया, अपना रोल मॉडल बताया। किसको? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। नर्सिंग को सर्विस प्लस साइंस दोनों रूप में विकसित किया। पहले नर्सिंग को सिर्फ सर्विस मानी जाती थी, सेवा मानी जाती थी, लेकिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या किया, सर्विस प्लस साइंस कर दिया। जिससे हुआ क्या, जिसे मैंने मानवता नाम बताया था थोड़ी देर पहले, उद्देश्य के टाइम पर मानवता और विज्ञान को, मानवता और विज्ञान के संगम को इन्होंने नर्सिंग कहा था, उसी चीज का विकास किया इन्होंने। पहले सिर्फ सेवा मानी जाती थी, अब सिर्फ सेवा नहीं मानी जाती है, यह सेवा और विज्ञान दोनों का संगम माना जाता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इतनी सारी चीजें पढ़ ली। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल क्या होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बच्चों एक बात बता दूं, जब भी आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा उस टाइम पे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल कॉलेजेस को समझना, स्टेट नर्सिंग काउंसिल्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आई थिंक आपके लिए लेक्चर 32 मिनट्स के आसपास हो गया है, और अब इस लेक्चर को हम लेक्चर नंबर 2 में कंटिन्यू करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि भाई एक चैप्टर को हम एक ही लेक्चर में निपटा दे रहे हैं, ऐसा ना बच्चे कह पाए। इसीलिए हम इस टॉपिक को, यानी कि इसके सेकंड लेक्चर को नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आएंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम पूरी सीरीज को इसी प्रकार से, इसी मजेदार तरीके से करने वाले हैं, और जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी हम आपको यूट्यूब पे और ऐप में दोनों जगह शेयर करेंगे, क्वेश्चंस को कराएंगे। तो जल्दी से नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी कोई दिक्कत परेशानी हो, नर्सिंग गुरुकुल के ऐप डाउनलोड करना, वहां से आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। बाकी किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो, आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो, 89177417891764। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज, कॉल कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना सिर्फ व्हाट्सएप करना, कॉल मत करना। बाकी सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंडियन नर्सिंग काउंसिल क्या होता है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल क्या होता है, इनकी स्थापना कब हुई थी, इनका मुख्यालय कहाँ पर, इनका रोल क्या है, ये क्या करते हैं, ये मान्यता किस किस चीज को देते हैं, कब देते हैं, क्यों देते हैं, किसको देते हैं, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।